हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैप्सूल मैथ्स। और आज हम लोग क्लास 10th की जो सीरीज चल रही थी उसमें नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ही है बेसिकली, जिसका नाम है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो बात करते हैं कि इसमें हमको क्या पढ़ना होगा। तो इसमें हमको कुछ नहीं, बेसिकली जो हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ चुके होंगे छोटी 9th क्लास में, जहाँ पे हमको गिवन एंगल होता है, कभी कभी परपेंडिकुलर की हाइट निकालनी होती है या एंगल फाइंड करना होता है, साइड्स दी होती हैं। इस टाइप के जो ट्रायंगल रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हीं को बस हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स के कॉन्टेक्स्ट में या हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में थ्योरेटिकली तो बहुत ज्यादा पढ़ने को नहीं है, जो चीजें हमको देखनी है वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही समझ आ जाएंगी। हाँ, बट एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमको समझ लें अगर तो अच्छा होगा थोड़ा सा। और वो जो दो कॉन्सेप्ट्स हमको समझने हैं बस वो ये हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, और एक कॉन्सेप्ट और ले लेते हैं, लाइन ऑफ साइट। अब ये कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये नॉर्मल से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोग ने पढ़ रखे होंगे मतलब जानते ही होंगे उसको नेचुरली। कैसे समझते हैं इसको, एग्जांपल ले लेते हैं। मानिए एक टावर है, ये एक टावर है और आप इस टावर से कुछ दूरी पे इस तरीके से खड़े हैं। अब अगर आप यहाँ पे खड़े होके इस टावर के टॉप को देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप नेक को स्ट्रेट रख के टावर के टॉप को नहीं देख पाओगे। आपको उसके लिए थोड़ा सा अपनी नेक को ऊपर एलिवेट करना पड़ेगा ताकि आप उसके टॉप को देख सको। तो ठीक इसी तरीके से इसको अपनी नेक को एलिवेट करना पड़ेगा। अब कितना एलिवेट करना पड़ेगा, दैट इज द पॉइंट। तो एंगल जो हम लोग मेजर करते हैं कि हमने कितना एलिवेट किया अपनी नेक को टॉप को देखने के लिए, वो हमेशा बेटा हम लोग आई लेवल से मेजर करते हैं। और आई लेवल का जो लाइन होती है उसी को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ साइट। जहां पे आप का आई लेवल होता है उसके अलोंग अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो दैट विल बी लाइन ऑफ साइट। तो लेट अस सपोज आपने अपनी नेक को इतना टिल्ट किया कि आपको अब इस तरीके से, ये एंगल थीटा है जो आपने अपनी नेक को इस तरीके से टिल्ट किया ताकि अब आपका ऑब्जर्वेशन जो है वो टॉप ऑफ द टावर बन गया। तो जब अब आपका ऑब्जर्वेशन ये बन गया तो हमारी लाइन ऑफ साइट कौन सी हो जाएगी, ये वाली लाइन। क्योंकि पहले आप स्ट्रेट देख रहे थे, अब आप अपनी गर्दन को एलिवेट करके ऊपर टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हो, तो ये हमारी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। और कितने एंगल से हमने अपनी गर्दन को एलिवेट किया, थीटा एंगल से, तो थीटा यहां पे हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बहुत क्लियर सा कॉन्सेप्ट है कि जितने एंगल से आप अपनी नेक को एलिवेट कर रहे हो किसी हाई पॉइंट को देखने के लिए, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आई होप कि लाइन ऑफ साइट क्लियर हो चुका होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन को फिर से हम लोग ऐसे ही टावर के एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए टावर है और इस टावर से एक कुछ दूरी पे एक लेट अस सपोज एक बॉल रखी है और आप इस बार टावर के ऊपर खड़े हो, आप इस बार टावर के ऊपर खड़े हो, तो आपकी लाइन ऑफ साइट क्या होगी, दिस विल बी योर लाइन ऑफ साइट LOS। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप टावर के हाइट मतलब टावर के ऊपर टॉप पे खड़े हो और आप सामने एकदम स्ट्रेट देख रहे हो तो आप इस बॉल को नहीं देख पाओगे। अगर आपको टावर के टॉप से इस बॉल को व्यू करना है तो आपको अपनी गर्दन थोड़ी सी डिप्रेस करनी पड़ेगी या फिर नीचे झुकानी पड़ेगी। तो आप लाइन ऑफ साइट से जितना अपना नेक को झुका रहे हो, ये लाइन ऑफ साइट से जितना आप अपने नेक को झुका रहे हो, लेट अस सपोज आपने थीटा एंगल इस बार भी झुकाया, या θ2 मान लेते हैं इसको, या θ' कह लेते हैं। मान लीजिए आपने इसको θ' एंगल अपनी नेक को नीचे झुकाया या फिर डिप्रेस किया बॉल को देखने के लिए, तो जो ये θ' एंगल बनेगा दिस विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। और फिर से ऑब्वियस ही बात है, अब अगर आप बॉल को देख रहे हो तो आपकी लाइन ऑफ साइट ये वाली लाइन के लॉन्ग आ जाएगी।
तो बहुत आसान था, कुछ भी ऐसा इसमें कठिन तो है नहीं। बस हमको ये समझना है लाइन ऑफ साइट से आप जितना अपने हेड को या ऑब्जर्वेशन एंगल को एलिवेट करते हो किसी हाई पॉइंट को देखने के लिए, वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाता है। और अपनी लाइन ऑफ साइट से अगर किसी लो पॉइंट को देखने के लिए आप जितनी अपनी नेक को डिप्रेस करते हो, झुकाते हो, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। इसमें डेफिनेशन जैसा कुछ भी लिखने की या कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आइडिया क्लियर होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और लाइन ऑफ साइट क्या होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है तो उसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए, कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो चुके होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत बेसिक से दो क्वेश्चंस हैं समझने के लिए कॉन्सेप्ट को। पहले इन दो क्वेश्चंस को मैं ही सॉल्व करता हूं, आप लोग समझिए। उसके बाद जो फर्दर हम लोग आगे और क्वेश्चंस करेंगे उसको आप अपने आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर इज √3 टाइम्स इट्स हाइट, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। तो वो कह रहा है कि एक वर्टिकल टावर है इस तरीके से, मान लीजिए दिस इज आवर वर्टिकल टावर, और इसकी जो शैडो की लेंथ है वो √3 टाइम्स उसकी हाइट के √3 टाइम्स लेंथ में ज्यादा है। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन बताना है। तो उनको पता है कि शैडो किस तरीके से क्रिएट होती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके पीछे जस्ट यहाँ पे सन लाई कर रहा है मानिए, तो सन की वजह से इसकी शैडो ऐसे ग्राउंड पे कास्ट हो जाएगी इस तरीके से। तो हमको कह रखा है कि जो टावर की शैडो है वो इसके हाइट के √3 टाइम्स है। मतलब अगर मैं इस टावर की हाइट को h मान लूं तो ये जो इसकी शैडो कास्ट हो रही होगी ग्राउंड पे, इसकी लेंथ हो जाएगी √3h। तो ये हमको कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन बताइए। तो जैसे यहां से आपकी शैडो यहां तक कास्ट हुई है, तो यहां से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन बताना है कि सन कितने एंगल पे एलिवेटेड है। मतलब ये वाला एंगल थीटा बताना है आपको कि ग्राउंड लेवल से अगर कोई आदमी खड़ा होता तो उसके आई लेवल से देखते। अब यहाँ पे कोई पर्सन सिचुएटेड नहीं है तो हम लोग ग्राउंड लेवल से देखेंगे वही चीज। ग्राउंड लेवल से सन का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ग्राउंड से आप कितना ऊपर एलिवेट हुए सन को देखने के लिए। तो इस एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है। दिख रहा होगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो चुका है हमारे पास, जिसमें हमको परपेंडिकुलर की लेंथ दे रखी है और बेस की लेंथ दे रखी है। तो जब हमको P और V दिया होता है तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं? बिल्कुल सही, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा का हम लोग यूज कर लेंगे। tan थीटा बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर h अपॉन √3h। h से h कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√3। जैसे tan थीटा की वैल्यू 1/√3 आई, अब हमको ये देखना होता है कि √1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है? तो ये tan 30 की वैल्यू होती है। तो tan थीटा का tan 30 के इक्वल है, दिस मींस थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन का आंसर कितना आ चुका है? 30 डिग्री। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आई होप कि सबको ही ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका होगा ये क्वेश्चन। क्लियर है तो इसको नोट डाउन कर लें ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर at a distance of 120 meter from its foot on a horizontal plane is found to be 30 degree. Find the height of the tower. इजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज समझनी है। यहाँ पे ये कह रहा है कि एक टावर है, फिर से ये लीजिए एक टावर क्रिएट कर लिया और इसका जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इसके फुट से एक 120 मीटर दूर एक पॉइंट से, समझ लीजिए क्या लिखा है, एक टावर का के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन उसके फुट से एक 120 मीटर दूर जो पॉइंट है वहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 30 डिग्री। तो हमको हाइट ऑफ द टावर h की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो बहुत आसान है ये, तो कुछ है नहीं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। एंगल दिया है आपको, एंगल के रिस्पेक्ट में बेस की वैल्यू दी है और परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है। तो फिर से हम लोग tan या फिर cot जो चाहे वो लगा सकते हैं। तो tan थीटा हमारे पास हो जाएगा p/b। थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, विच मीन्स tan 30 इज इक्वल टू h/120। tan 30 हम सबको पता है 1/√3 होता है, विच इज इक्वल टू h/120। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120/√3। अब कैसे सॉल्व करें? एक तरीका तो ये है कि आप इसको रैशनलाइज कर लो। उसके लिए √3 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 40√3। आई होप सबको दिख रहा होगा। नीचे तो 3 क्रिएट हो चुका होगा, 3 से 120 40 टाइम्स कट गया और 40√3 बचा। √3 और √2 ये दो वैल्यूज आपको इस चैप्टर में याद रखनी पड़ेगी अलग से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। √3 की वैल्यू होती है 1.732 और √2 की वैल्यू होती है 1.414। जैसे ही आप √3 की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 69.28 मीटर्स, विच इज हाइट ऑफ द टावर। फिर से बहुत आसान क्वेश्चन, ये आपको दो वैल्यूज अलग से याद रखनी पड़ेंगी, क्वेश्चन में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं। साथ ही साथ ये चीज ध्यान रखें कि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के किसी भी क्वेश्चन में इरेशनल नंबर नहीं छोड़ना है हमको, उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और फाइनल आंसर डेसिमल में कैलकुलेट करके हमको हमेशा बताना होता है। तो ये चीज ध्यान रखें कि कभी भी इरेशनल नंबर में आंसर हमको नहीं छोड़ना है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो इसको नोट कर लें। चलिए स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा सा रिजल्ट देख लेते हैं। वो रिजल्ट क्या है, किसी भी टावर के लिए, किसी भी पोल के लिए, जैसे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, आप देख सकते हो कि कोई भी टावर अगर आप ड्रॉ करते हो और लेट अस सपोज उसके फुट से आप कुछ दूर एक पॉइंट से उस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्जर्व करते हो और मान लो कि वो थीटा निकल के आ गया। ठीक अगर आप इसी तरीके से इस टावर के ऊपर से, है ना, इस टावर के ऊपर से इस पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन नोट करो, तो वो भी क्या निकल के आना चाहिए बताइए। अगर आप इस लाइन को लाइन ऑफ साइट मान रहे हो तो आप देख सकते हो ये Z क्रिएट हो रहा है, मतलब ये और ये ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो मतलब जितना आपको इस पॉइंट से टॉप को देखने के लिए एंगल को एलिवेट करना पड़ रहा है, ठीक उतना ही इस पॉइंट से इस टॉप से इस पॉइंट को देखने के लिए आपको एंगल को डिप्रेस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो रिजल्ट हमारे पास आया वो ये है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बात आती है इसका यूज कहाँ करें। उसका यूज हमको ऐसे करना है कि कभी आपको अगर क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग में एंगल ऑफ डिप्रेशन से आंसर नहीं निकल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, तुरंत एंगल ऑफ डिप्रेशन को स्वैप करके आप एंगल ऑफ एलिवेशन पे आ सकते हो, क्योंकि दोनों की वैल्यूज इक्वल होती हैं। तो माइट बी पॉसिबल कि क्वेश्चन रिलेटिवली आसान हो जाए सॉल्व करने में। तो इसको नोट कर लें और नोट करने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अ गार्ड ऑब्जर्व्स एन एनिमी बोट, अ गार्ड ऑब्जर्व्स एन एनिमी बोट फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन टावर at a height of 180 meters above sea level to be at an angle of depression 29 degrees.
ये हमारा बेसिक सा क्वेश्चन है। ये गार्ड ऑब्जर्व कर रहा है एनिमी बोट को फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन टावर एट अ हाइट ऑफ 180 मीटर अबव सी लेवल टू बीट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 29 डिग्री। अब इसमें हमको दो पार्ट्स को सॉल्व करना है। सबसे पहला तो ये कि कैलकुलेट टू द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। The distance of the boat from the foot of the observation tower। और सेकेंड चीज जो हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है वो ये है कि आफ्टर सम टाइम it is observed that the boat is 200 meters from the foot of the observation tower। तो हमको फिर से क्या करना है, नया एंगल ऑफ डिप्रेशन कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो क्वेश्चन देखिए, एक बार रीड कर लीजिए कि ये गार्ड, ये तो मैंने बता दिया कि ये गार्ड एनिमी बोट को ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वेशन टावर से, जो कि सी लेवल से 180 मीटर हाइट ऊंचा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन निकल के आ रहा है 29 डिग्री। फिर हमको कह रहा है कि हमको कैलकुलेट करना है बोट की डिस्टेंस उस ऑब्जर्वेशन टावर के फुट से, और दूसरा हमको ये बताना है कि सेकेंड पार्ट में कहा गया है कि कुछ टाइम बाद ऐसा ऑब्जर्व हुआ कि बोट जो है अब वो फुट से 200 मीटर्स की दूर है, तो हमको नया एंगल ऑफ डिप्रेशन कैलकुलेट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। जिन लोग को लगता है कि वो इसको अटेम्प्ट दे सकते हैं वो बिल्कुल वीडियो पॉज करें और इस क्वेश्चन को अपने आप अटेम्प्ट दें। बाकी लोग यहाँ समझ सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये गार्ड एक एनिमी बोट को ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वेशन टावर से, जिसकी हाइट सी लेवल से 180 मीटर ऊपर है। तो मान लेते हैं दिस हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म इज सी लेवल, और यहाँ पे एक टावर है ऑब्जर्वेशन टावर विच इज 180 मीटर्स इन लेंथ। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर गार्ड एक बोट को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो यहाँ से बैठ के तो ऑब्जर्व कर नहीं रहा होगा। बोट को ऑब्वियस सी बात है टॉप से बैठ के ऑब्जर्व किया जाता है ऑब्जर्वेशन टावर से। तो गार्ड मान लीजिए यहाँ पे कहीं ऊपर इस जगह पे बैठा है और एक बोट को ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पे एक बोट है इस तरीके से, तो जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन निकल के आ रहा है इस बोट के लिए, ये एंगल 29 डिग्री आ रहा है। तो हमको क्या करना है, हमको निकालना है इसके फुट से, ऑब्जर्वेशन टावर के फुट से बोट की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो जो मैंने अभी आपको पॉइंट लिखवाया नोट में, उसका पूरा यूज यहाँ पे है। कैसे है भाई, अगर हमको पता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपस में इक्वल होते हैं, तो अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 29 है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी कितना आ जाएगा 29 डिग्रीज। अब तो बहुत आसान है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपको परपेंडिकुलर दिया और बेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम लोग tan 29 डिग्री लगा देंगे 180/x। ठीक है, अब प्रॉब्लम आती है tan 29 डिग्री में। तो इसके लिए आप सबको पता होगा कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दी जाएगी जिसमें सभी रेशियोज के डिफरेंट एंगल्स की 1 to 100 डिग्रीज तक की वैल्यूज होगी। तो अगर आप उस टेबल से tan 29 डिग्री की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो tan 29 डिग्री की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 0.5543। अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे यूज किया जाता है उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उस पर भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा।
तो tan 29 डिग्री की वैल्यू हमने रख दी है 0.5543 इज इक्वल टू 180 बाय एक्स। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 अपॉन 0.5543। तो 180 अपॉन जब 0.443 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि इसने कहा है नियरेस्ट मीटर में आंसर निकालिए, तो इट्स 325 मीटर नियरली। ठीक है, जो नियरेस्ट मीटर में आंसर आएगा निकल के दैट इज 325 मीटर्स। ये तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया है। तो आई होप कि आप लोग को ये वाला पोर्शन क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग बढ़ते हैं, तो आप इसको फटाफट नोट कर लें ताकि हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ सकें। चलिए तो आगे बढ़े। आई होप आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लिया होगा। हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर नहीं नोट डाउन किया है तो वीडियो पॉज कर ले और इसको नोट डाउन कर लें। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे कह रहा है कि बोट जो है, इस बार कह रखा है कि बोट जो है वो ऑब्जर्वेशन टावर से 200 मीटर की डिस्टेंस पे है। मतलब इस बार ये दे रखा है कि ये बोट इस ऑब्जर्वेशन टावर से 200 मीटर की दूरी पे है। ऑब्जर्वेशन टावर की हाइट तो वही रहेगी। अब हमको कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू बताइए, न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन की। तो हमको सिमिलरली रिवर्स मेथड से चलना है। हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कैलकुलेट कर लें। जितना एंगल ऑफ एलिवेशन होगा उतना ही हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन भी होगा। बहुत आसान है। तो हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन को कैलकुलेट करने के लिए फिर से tan थीटा लगा सकते हैं। tan थीटा बनेगा 180 अपॉन 200। जब आप इसको सॉल्व करके आंसर निकालेंगे तो ये 0.9000 इस तरीके से आंसर आएगा। और अगर फिर से आप पीछे टेबल में इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग tan के एंगल की वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी tan 41 डिग्री 59 मिनट्स। तो इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा अपने पास 41 डिग्री 59 मिनट्स। ये नया एंगल ऑफ एलिवेशन आ चुका है। तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी कितना हो जाएगा, सेम। एंगल ऑफ डिप्रेशन की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 41 डिग्री 59 मिनट्स। दैट इज द आंसर ऑफ आवर सेकेंड पार्ट। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। प्रोसेस देखा जाए सॉल्विंग का तो बहुत ही सिंपल है। हाँ, अगर आप लोग को एंगल देखने पे दिक्कत है कि ये मैं टेबल से कैसे एंगल्स को कैलकुलेट किया जाता है देखा जाता है, तो मैं जल्दी उस पर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा और मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपको जितने भी मैंने इसमें कॉन्सेप्ट्स या प्रॉब्लम समझाई हैं वो आपको ऑलमोस्ट सब क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को खूब शेयर कर दें। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, अलविदा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग और इस प्रॉब्लम्स और ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट्स और डिस्टेंसेस की प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।